स्टार्ट करते हैं 51 से। विच सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम, जिप्सम के संग किस सॉइल को ट्रीट करते हैं, ओके, टू मेक इट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। तो जो हमारा एल्कलाइन सॉइल होता है उसके संग हम क्या मिलाते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं एल्कलाइन सॉइल के साथ, फिर वो सही हो जाता है। तो एल्कलाइन प्लस जिप्सम। फिर आते हैं 52 पे, ऑन विच रिवर इज पोंग डैम, या फिर बोले पोंग बांध किस रिवर पर स्थित है। तो ये पोंग डैम की बात कर रहे हैं, तो बीज या ब्यास हिंदी में बोलेंगे, ब्यास नदी पर पोंग डैम स्थित है। उसके बाद आते हैं 53 पे, टिहरी बांध जिन नदियों के संगम पर बना है ये है। तो बात करें इसके टिहरी बांध की किस नदी के संगम पे हमारा बना हुआ है, तो भागीरथी और भिलंगना के जो जहाँ वो साथ में आती हैं उन नदियों के संगम पे बना है टिहरी बांध। लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज, तो भाखड़ा नागल डैम जो है हमारा वो लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, या फिर बोला सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो भाखड़ा नांगल और टेहरी बांध भागीरथी भिलंगनंदा पे बना है। फिर आते हैं 56 पे, इंदिरा गांधी कैनाल वाटर सोर्स। तो इंदिरा गांधी नाम का कैनाल है, ठीक है, नहर है इंदिरा गांधी कैनाल। वाटर सोर्स का उसके वाटर का सोर्स क्या है, सो सतलज नदी और बीज नदी दोनों 1 और 2, तो दो नदी से मिलके ये इस नहर के अंदर पानी आता है। तो दो नदियों के से उठा के जो पानी हमने लिया फिर एक नहर बनाई है इंदिरा गांधी नाम से, इंदिरा गांधी कैनाल, तो वो सतलज और बीज नदी ब्यास नदी से है। फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे, अजर्सन दिया है कि इन ऑल द कैनाल इरीगेटेड एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया वाटर लॉगिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो जितने भी कैनाल है नॉर्थ इंडिया में वहाँ पे वाटर लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है एसोसिएटेड विद ओवर इरीगेशन की वजह से। तो ये चीज़, अब इसका रीज़न क्या है, द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया रिसेंट एग्जाम्पल इन विच वाटर लॉगिंग इज प्रोग्रेसिवली बिकमिंग अ सीरियस मैनेज टू एग्रीकल्चर लैंड। तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये रीज़न सही है। तो बोथ ए एंड आर, मतलब जो हमारा अजर्सन है वो भी ठीक है और रीज़न भी उसी अजर्सन का ही रीज़न है ये, तो इसलिए ऑप्शन ए। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हो गया, ये दोनों नदी इंदिरा गांधी कैनाल सतलज और बीज नदी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में 57 में क्या किया, मैच किया हुआ सरदार सरोवर डैम। तो नॉट करेक्टली मैच, इनमें से क्या बोला जा रहा है कि एक सही से मैच नहीं है। तो ये तलैया बांध जो है, तो ये कोनार नदी जो दी है तो ये गलत है, ये इस नदी पे है। तो ये कौन सी नदी, ये नीचे यहाँ पे बाराकर नदी पर स्थित है। तो ये वाला जो डैम है ये बाराकर तलैया बांध जो बाराकर नदी पे स्थित है। बाकी सरदार सरोवर डैम नर्मदा पे, गांधी सागर डैम चंबल, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे। फिर ये आया एटॉमिक पावर स्टेशन और उनसे रिलेटेड राज्य। तो ये ग्रीन वाला नरोरा है उत्तर प्रदेश में, कलापक्कम है तमिलनाडु में, और ट्रॉम्बे है महाराष्ट्र में। अच्छा, ये कलापक्कम नाम भी कुछ इसी तरीके का है, तो ये साउथ का हो गया। ये ट्रॉम्बे बॉम्बे जैसा, तो महाराष्ट्र का हो गया। और कखरापारा या काकरापार ये गुजरात का है। और नरौरा हमारा उत्तर प्रदेश में है, एटॉमिक पावर स्टेशन। आगे बढ़ते हैं 58 पे आते हैं, जवाहर सागर डैम कहाँ पे स्थित है, मतलब बस इतना ही पूछा, तो राजस्थान में स्थित है। तो जवाहर सागर डैम नाम से एक डैम बना हुआ है, तो वो राजस्थान में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित अन्य दो बांध गांधी सागर डैम तथा राणा प्रताप सागर बांध भी, वहाँ पे 3 बांध ये हो गए, ठीक है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में। 61 पे आते हैं, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन व सेटअप एट। तो पहला इंडिया का पहला, वो भी 1969 में हुआ था सेटअप, तो तारापुर में सेटअप हुआ था जो कि महाराष्ट्र में है। कनाडा के सहयोग से रावट भाटा राजस्थान में भी बाद में दूसरा हुआ है वो रावट भाटा जगह राजस्थान में और कनाडा के हेल्प से हुआ है। तो पहला 1969 में तारापुर में फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया का था। फिर आते हैं 59 पे, लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे बड़े कोल रिजर्व्स कहाँ हैं, तो झारखंड में है इंडिया के लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स, कोयला भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में। 62 पे आते हैं, ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया द शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो इंडिया में जितनी भी बिजली बनती है तो कितनी न्यूक्लियर पावर की मदद से बनती है ये पूछा जा रहा है। तो 2% आंसर था 2011 में। अब के हिसाब से क्या है, वर्तमान समय में भारत में प्रतिष्ठित कुल विद्युत क्षमता इतनी है, मेगावाट है 3,86,888, जिसमें से इतनी जल से और इतनी
इससे, और नवीकरण ऊर्जा मेगावाट परमाणु ऊर्जा का हिस्सा अभी भी लगभग इतना बता रहा है ये, तो लगभग 2%। फिर बात आते हैं 65 पे, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट फ्रॉम सी वेव्स। तो सी वेव्स से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला पहला प्लांट हमारा कहाँ पे लगा है? तो ये चारों स्टेट ही हमारे कोस्ट वाले हैं। तो केरला में स्थित है पहला, जो सी वेव्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का पहला प्लांट है, जो कि 1991 में लगा था, जिसकी क्षमता थी 150 किलोवाट तक वहाँ बिजली बनाई जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑक्युपाइज फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ विंड पावर। तो विंड पावर के प्रोडक्शन में किसकी बात कर रहे हैं? विंड पावर में पहला पोजीशन किस स्टेट के पास है? तो महाराष्ट्र के पास है, अगर बात करें विंड पावर की। और इंडिया जो अगर बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया जो हमारा है वो कहाँ आता है? 21 मार्च 2021 के डेटा के हिसाब से 4th प्लेस में आता है वर्ल्ड में विंड पावर में, विंड एनर्जी में बनाने के लिए। फिर आते हैं अंकलेश्वर एज अ प्लेस इन। अंकलेश्वर ये सीधे सीधे पूछ रहा है कि ये, अब बात करें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिसोर्सेज की, अंकलेश्वर कहाँ है स्थित है? तो गुजरात, वेयर ऑयल हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली। तो गुजरात में स्थित है जहाँ हाल ही में ऑयल मिला है। अंकलेश्वर गुजरात राज्य के भारूच जिले में स्थित है। यह तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये 2008 में आया था, 2004 में। अंकलेश्वर इज फेमस फॉर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन एक ही उससे रिलेटेड आए हैं। फिर आते हैं 64 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड व्हाइट कोल। सफ़ेद कोयला किसको बोला जाता है? तो सफ़ेद कोयला बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो जल विद्युत शक्ति है, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसको सफ़ेद कोल बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये रिफाइनरी है और ये स्टेट है। तो कोयली जगह है वो हमारा गुजरात से में है रिलेटेड, बरौनी बिहार में, करनाल हरियाणा और हल्दिया वेस्ट बंगाल। तो फिर से कोयली गुजरात, बरौनी बिहार, करनाल हरियाणा और हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। ये क्या है? रिफाइनरी हैं। आगे बढ़ते हैं 69 पे आते हैं। यहाँ पे पहले 71 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ अ मैक्सिमम रेल लेंथ। तो सबसे ज़्यादा रेल लेंथ की अगर बात करें तो किसके पास है? राजस्थान के पास है सबसे ज़्यादा रेल लेंथ। लेकिन इन 4 स्टेट्स में से अगर बात करें तो वैसे उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा रेल मार्गों की लंबाई है प्रथम स्थान में अभी प्रेजेंट में। इन 4 ऑप्शन के अंदर से राजस्थान। उसके बाद आते हैं 69 पे, इंडस्ट्री और प्रोडक्शन सेंटर। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ है? गुड़गांव में है, हरियाणा। गुड़गांव का नाम सभी ने सुना है। एल्युमिनियम, अल्लूपुरम नाम जगह है, उसका नाम ही उसी से मिलता जुलता हो गया। और जूट ये है जगत दाल, ये जे से जे। और सिल्क जो है वो है चन्नापटना में। तो ये सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड। और ये गुड़गांव हरियाणा हो गया, अल्लूपुरम केरल हो गया एल्युमिनियम वाला, और सिल्क जो हो गया वो हो गया चन्नापटना कर्नाटक, और पटसन जो है, जूट को हिंदी में पटसन बोलेंगे तो वो जगतल पश्चिम बंगाल। 72 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल वाटरवे। तो नेशनल वाटरवे कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र बिटवीन कोलकाता एंड दुर्बी। कौन सी नदी को हम यूज करते हैं? तो गंगा बिटवीन हल्दिया एंड इलाहाबाद। तो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में एक नेशनल वाटरवे है, नेशनल जल राष्ट्रीय जल मार्ग की तरह काम करता है। कहाँ? हमारा गंगा नदी जो है, और कहाँ? हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में। हल्दिया भी पड़ा था वेस्ट बंगाल में, इलाहाबाद यूपी में, तो इन दोनों के बीच में नेशनल जल मार्ग है। एक ये हो गया संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया, संख्या 2 सदिया से धुबरी, संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम। इस तरीके से हैं। और भी हैं। संख्या 4 इसमें काफ़ी सारे सिटीज़ आ जाती हैं, और संख्या 5 ठीक काफ़ी सारे सिटीज़ हैं। तो एक इनमें से इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी दूसरा, कोल्लम से कोट्टापुरम तीसरा। 70 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट लाई ऑन न्यू दिल्ली कलकत्ता ट्रंक रेल रूट। तो न्यू दिल्ली और कोलकाता, कलकत्ता लिखा है, कोलकाता के बीच में कौन सा सिटी नहीं आता है? कौन सा सिटी नहीं आता है वो हमको बताना है। तो इसमें क्या है? अलीगढ़ आता है, इलाहाबाद आता है, और मुगल सराय आता है, आगरा नहीं आता है। आगरा दिल्ली और कोलकाता के बीच के ट्रेन रूट में आगरा की ज़रूरत नहीं है, अलीगढ़ से होके जाता है। 73 पे आते हैं, तो इसमें से सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बोला गया था। तो वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर राइस इन इंडिया, तो ये गलत है। पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, तो ये सही है, गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पंजाब है। महाराष्ट्र ज्वार का है, ये भी सही है। और राजस्थान एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मक्का, ये गलत है। तो
थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये पेपर पहले का है तो डाउट है, तो ये तो दोनों सही थे, पंजाब गेहूं का और महाराष्ट्र ज्वार का। अब इसमें नीचे क्या कह रहे हैं कि भारत में चावल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इतना है 5.74 मिलियन हेक्टेयर, जबकि सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। तो क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पास है, एरिया और जो खपत मतलब जो निकल के आता है अमाउंट, तो वो पश्चिम बंगाल के पास है चावल का। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ये सही बात है। महाराष्ट्र ज्वार का सबसे बड़ा राज्य है और भारत में मक्का का सबसे बड़ा क्षेत्र कर्नाटक है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बस के क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करते हैं 74 की, तो ये फिर से वही क्वेश्चन की करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, तो ये सही है। प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं इस समय, तो हम बात कर रहे हैं कि कितना मतलब निकल के आ रहा है अमाउंट वॉल्यूम में, ना कि एरिया। तो फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल, सेकंड पे उत्तर प्रदेश। हरियाणा इज द हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ वीट इन द कंट्री, तो गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर की उपज तो हरियाणा में नहीं होती। उसके बाद महाराष्ट्र हैज़ अबाउट हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द कंट्री, तो ये सही है। और गुजरात हैज़ ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन, तो ये गलत है। तो 1 और 3 आर करेक्ट। तो 19-20 के आंकड़ों के हिसाब से देख लेते हैं कि चावल के उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे। भारत में चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देश में गेहूं की सर्वाधिक खेती करता है और देश का लगभग आधा ज्वार महाराष्ट्र में पाया जाता है। और महाराष्ट्र में भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र का सर्वाधिक, और महाराष्ट्र में ही कपास भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो ज्वार और कपास दो चीज़ें हो गई, कॉटन महाराष्ट्र में। फिर आगे बढ़ते हैं, कहवा मतलब कॉफ़ी, तो लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉफ़ी कल्टीवेशन की अगर बात करें तो कॉफ़ी कल्टीवेशन हमारा कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है। कर्नाटका में पूरे मतलब उसका 53.4% में हमारा कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है। और भारत की सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन 70.8% कर्नाटक राज्य द्वारा ही किया जाता है। और केरल व तमिलनाडु का कॉफ़ी उत्पादन में क्रम से द्वितीय और तृतीय, तो केरल हमारा सेकंड पे आ गया और तमिलनाडु की बात करें तमिलनाडु हमारा थर्ड पे आ गया। आगे बढ़ते हैं, अन्य फसलें अदर क्रॉप्स, तो आइडेंटिफाई द लेग्यूमे क्रॉप विच डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो कौन सी जो लेग्यूमे क्रॉप्स है, जो लेग्यूमे क्रॉप्स होती हैं तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। इनमें से कौन सी क्रॉप नहीं करती है वो पूछा गया कि डज नॉट फिक्स, तो राजमा नहीं करता है, पी करता है, ग्राम करता है और बरसीम करता है, तीनों लेग्यूमे क्रॉप है। ये भी है पर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती, राजमा। मैक्सिमम एक्सपोर्टेड वैरायटी ऑफ मैंगो, तो अल्फोंसो मैंगो है जो सबसे ज़्यादा भारत देश से बाहर भेजा जाता है। भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली आम की किस्म अल्फोंसो है। भारत से निर्यात होने वाले आम का सर्वाधिक हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात को और जिसके पश्चात ब्रिटेन व कतर को भेजा जाता है। उसके बाद आते हैं, ये है आदिवासी और ये है स्टेट्स, आदिवासी जनजाति और स्टेट से, तो थारूस उत्तराखंड के रहने वाले आदिवासी हैं, टोडास तमिलनाडु के हैं, संथल झारखंड के और गोंड मध्य प्रदेश के। तो टोडास हमारा कहाँ का, तमिलनाडु, गोंड मध्य प्रदेश, थारूस उत्तराखंड के और संथाल झारखंड के। फिर आते हैं, पाशमा सॉल्स आर मेड बाय वुल ऑफ, तो एक अलग तरीके का नाम दिया गया है सॉल्स को, तो पाशमा सॉल्स उन्हें बोला जाता है। तो किसके वुल से उन्हें बनाया जाता है, तो लद्दाख की जो गोट है, बकरियां हैं, लद्दाख की बकरियों के वुल से पाशमा सॉल्स को बनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड, तो ये बोला गया कि उत्तराखंड में कौन सा ट्राइब नहीं मिलता है, या फिर कौन सा बोला जाए तो कौन कौन से मिलते हैं, तो थारू, बॉक्सास और भूटिया, ये तीनों उत्तराखंड के ट्राइब हैं। और मुंडा जो है वो झारखंड का है। ये मुंडा जो है, तो बिरसा मुंडा एक मतलब पॉपुलर नाम भी सुना होगा आपने, तो वो झारखंड से जुड़े हुए हैं। फिर आता है, लार्जेस्ट गोट पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा बकरियों की संख्या है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकरियां मिलती हैं। बकरी की गरीबों की, और इनको गरीबों की गाय भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 82 पे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान की अगर बात करें तो मतलब नेशनल पूरे देश का, तो लखनऊ में स्थित है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे। हिंदी में लिखा हुआ है तो प्राकृतिक चिकित्सा का पुणे, आयुर्वेद का जयपुर, वन्य जीव संस्थान देहरादून, और पोषण न्यूट्रिशन वाला हमारा हैदराबाद में है। इंडियाज थर्ड रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, तो इंडिया का भी अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन है। और जो तीसरा रिसर्च स्टेशन की बात करें थर्ड, तो वो उसको नाम दिया गया है भारती, तो वो भारती है। मैत्री जो है वो भारत का दूसरा, ठीक है, मैत्री नाम से भारत का दूसरा, और पहला जो था वो गंगोत्री नाम से था। इंडिया का रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे 1984 में बना था, पहला गंगोत्री नाम से, दूसरा मैत्री 1989, और तीसरा भारती नाम से। फिर यहीं पे एक और क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन, ये 2012 के आया है, और ये क्वेश्चन 2007 में आया था कि थर्ड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इट इज प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश इन साउथ पोलर रीजन अंटार्कटिका बाय इंडिया, उसका नाम क्या है, भारती उसका नाम है, मैत्री दूसरा है, और पहला गंगोत्री। फिर ये क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड आ चुका है कि व्हाट इज इंडिया सेकंड परमानेंट स्टेशन एट अंटार्कटिका, तो मैत्री। ये तीनों के नाम याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च, तो वो कहाँ पे है, वो मेरठ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का और कौन सा है, कानपुर में पल्सेस का है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, एक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। फिर ये वही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वाला था तो हैदराबाद, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, और इसका हो गया हैदराबाद जो इधर पड़ा था। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये कहाँ है, ये पुणे में है। फिर आगे बढ़ते हैं, एडम्स ब्रिज, राम सेतु हिंदी में जिसको हम लोग मानते हैं इंडियन लोग, तो एडम्स ब्रिज जो है तो किन किन देशों के बीच में, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो इतना इजी क्वेश्चन आया था 2007 में। फिर बात करते हैं इसकी, इन विच आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन यूएस नेवल बेसिस, तो इंडियन ओशियन की किस आइलैंड पे यूएस का नेवल बेस स्थित है, तो वो है डिएगो गार्सिया आइलैंड है, तो यूएस का वहाँ पे नेवल बेस स्थित है, तो डिएगो गार्सिया, तो ये याद रखेंगे, 2012 में आया है। उसके बाद आते हैं सिलिकॉन वैली, सबको पता है बेंगलुरु को बोलते हैं इंडिया की सिलिकॉन वैली। उसके बाद अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजन क्रॉप्स इज, तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप की बात करें, दो मेन क्रॉप के बीच में अगर बात करें, मतलब ये क्या है, ये मेन क्रॉप है, यहाँ से यहाँ तक उगाई, फिर यहाँ से फिर से मेन क्रॉप, उसके बीच में हमने क्या किया कि हमने चाहा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में क्रॉप, तो उसको बोलेंगे कैच क्रॉप, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट सिटीज इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में सबसे पास में कौन सी सिटी है, तो एजवाल जो जगह है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे करीब मानी जाती है। फिर आता है इन विच स्टेट द लैंड स्लाइड्स आर मेजर प्रॉब्लम, तो लैंड स्लाइड्स की प्रॉब्लम मतलब भूस्खलन की प्रॉब्लम, तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी नहीं, सबको पता है उत्तराखंड में है। फिर आते हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, द प्लेनेट विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो किस प्लेनेट के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है, तो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, 82 सैटेलाइट्स है सैटर्न के पास, और जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास। 97 पे आते हैं प्लैनेट्स और स्पेस क्राफ्ट, तो किस प्लैनेट से रिलेटेड कौन सा स्पेस क्राफ्ट मतलब भेजा गया है उनको पढ़ने के लिए, तो वीनस से रिलेटेड वेनेरा 4 इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा था, तो वीनस से रिलेटेड वेनेरा 4, मार्स से मैरिनर उन्हीं के नाम से MM, और मरकरी के लिए मैसेंजर। अब बचा कौन सा, जुपिटर के लिए वॉयेजर 1 नहीं है, तो ये वॉयेजर 1 गलत है, जुपिटर के लिए। वॉयेजर 1 के बारे में पढ़ लेते हैं, 815 किलोग्राम वजन का मानव रहित यान है जिसे हमारे सौरमंडल और उसके बाहर की खोज के लिए प्रक्षेपित किया गया है। फिर आते हैं स्टेटस ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम, तो हमारे अर्थ का क्या स्टेटस है, तो सबको पता है अर्थ तो एक प्लैनेट की कैटेगरी में आता है, सन इज द स्टार, कॉमेट और सैटेलाइट अलग चीज़ें हो गई। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जो एक्सिस है उससे 23.5 डिग्री झुका हुआ है
पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये 23.5 जो नंबर है ये याद रखेंगे। अब निम्न ग्रहों पर विचार कीजिए, विच इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन नियरेस्ट टू द सन। तो सबसे पास में मरकरी है, फिर वीनस है, फिर हमारा बीच में अर्थ आ गया, मार्स आ गया, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। तो ये इजी है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड। इंसोलेशन एक बढ़िया वर्ड है, सूर्य ताप। सूरज की सबसे ज़्यादा ताप कौन सा जगह है हमारा सबसे ज़्यादा रिसीव करता है, तो इंसोलेशन ये इंपॉर्टेंट बढ़िया शब्द है इंसोलेशन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा सूर्य ताप पहुँचता है। सब ट्रॉपिकल रीजन, कोल्ड रीजन और पोलर रीजन का तो मतलब ही खत्म हो गया, टेम्परेट रीजन में नहीं, सब ट्रॉपिकल रीजन में। आगे आते हैं 99 पे, द मून रिफ्लेक्ट्स ओनली 7% ऑफ द सनलाइट इट रिसीव। एक यहाँ से फैक्ट निकल के आया कि मून जितनी सनलाइट रिसीव करता है तो 7% उसको रिफ्लेक्ट करता है केवल, और परसेंटेज ऑफ सनलाइट रिसीव बाई अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक। अर्थ कितनी रिफ्लेक्ट कर देता है, तो अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा 35% ऑफ सनलाइट जो उस पर गिरती है तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और मून केवल 7% करता है। तो 7 और 35 ये नंबर से मून एंड अर्थ के लिए। फिर कहते हैं कि टाइडल बोर, एक शब्द है टाइडल बोर। तो टाइडल बोर क्या है, तो टाइडल बोर का मतलब है एक हाई टाइडल वेव मूविंग अप स्ट्रीम इन द माउथ ऑफ अ रिवर। तो एक ऊंची ज्वारीय तरंग मतलब हाई टाइडल वेव जो अप स्ट्रीम में मूव करती है एक रिवर के माउथ में, तो ये टाइडल बोर कहते हैं इसको। उसके बाद आते हैं अरेंज द प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर साइज। तो साइज के हिसाब से घटते हुए क्रम में इन्हें लगाना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा वाला डालना है। तो जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है हमारा अर्थ, और उसके बाद आएगा हमारा मार्स, और मार्स के बाद आएगा लास्ट में हमारा मरकरी। तो 4 3 2 1, तो ये हो गया, सही है। और अगर वैसे भी देख लें तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद हमारा अर्थ आएगा। मतलब ये एक अलग कैटेगरी जो मार्स के पीछे होगा, ये सबसे बड़े ग्रह हैं। फिर हमारा अर्थ, फिर हमारा वीनस, फिर वीनस के बाद मार्स आएगा, और लास्ट में हमारा मरकरी सबसे छोटा होता है। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वीनस हमारा सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट होता है। क्यों, क्योंकि मरकरी के पास उतना एटमॉस्फेयर नहीं है जितना वीनस के पास है, वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज़्यादा चमकता है इसीलिए। उसके बाद आते हैं डे एंड नाइट आर मोर और लेस इक्वल एट द। तो दिन और रात कमोवेश समान होते हैं, मोर और लेस इक्वल होते हैं कहाँ पे, इक्वेटर पे जो होता है, इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखा पर, हमारा दिन और रात लगभग बराबर ही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं सन, द सन विच ऑफ द 102 विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। तो सन के क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले कौन सी गैस हमने डिस्कवर करी, तो हीलियम को डिस्कवर किया था। हीलियम गैस सन के क्रोमोस्फेयर या मतलब उसका जो एटमॉस्फेयर है तो उसमें हमें मिली थी। हीलियम की खोज 1868 में एक ग्रहण के दौरान क्रोमोस्फेयर में देखी गई उत्सर्जन लाइनों से हुई थी। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। ये एक निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस है, ये सबको पता ही होना चाहिए जिसने 10th में साइंस पढ़ा है। तथा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन, इसका परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर 2 है। फिर आते हैं 105 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। तो एक बढ़िया वर्ड निकल के आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, तो इसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। तो न्यूमरेटर ऑफ RF इज 1, ये सही है, इसका न्यूमरेटर 1 होता है। द डिनोमिनेटर ऑफ RF इज इन द सेम यूनिट ऑफ लेंथ, इसका डिनोमिनेटर तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि 1/लेंथ के जैसा। थ्रू RF द स्केल कैन बी कन्वर्टेड इन एनी अदर यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसकी मदद से किसी और लेंथ की किसी और यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सही है। द ग्राफिकल स्केल कांट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ RF, तो नहीं बनाया जा सकता, तो ये गलत है, मतलब बनाया जा सकता है, कैन नॉट बी से मतलब नहीं है। तो ग्राफिकल स्केल भी बनाया जा सकता है RF की मदद से, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की मदद से। आगे बढ़ते हैं, डेटम लाइन, आधार रेखा हिंदी में बोले और इंग्लिश में बोले तो डेटम लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या है, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम वेयर हाइट्स एंड डेप्थ मेजर्ड, जहाँ से हम हाइट और डेप्थ को, ठीक है, हाइट और डेप्थ को मेजर करते हैं, तो वो डेटम लाइन होती है, बस इतना याद रखेंगे। 109 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स टाइम डिफरेंट फ्रॉम GMT। तो ग्रीनविच मीन टाइम से जिस कंट्री का समय अलग है,
वो है स्पेन। प्रश्नगत दिए गए देशों में स्पेन का मानक समय जीएमटी से भिन्न है, जबकि आइसलैंड, घाना व माली जीएमटी को ही अपने या मानक समय के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अलग है, तो जो ग्रीनविच मीन टाइम बनाया गया तो वो सबसे ज़्यादा मतलब मेल खाता है, मतलब इन देशों में लगभग ये समय उसी को मान लेते हैं कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम में 10 बजा है तो इन देशों में 10 ही बजा होगा। स्पेन का अलग है, बड़ा देश है, और बाकी इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। महाद्वीप की बात करें तो अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस साइज, मतलब सबसे बड़े से छोटे की तरफ। तो साउथ अमेरिका सबसे बड़ा हमारा हो गया एक, उसके बाद यहाँ एशिया नहीं है वरना तो एशिया होता, तो साउथ अमेरिका आ गया। नंबर 2 पे अंटार्कटिका का एरिया बहुत बड़ा है, फिर हमारा यूरोप है और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है, तो 4 1 3 2। और वैसे बात करें तो हमारा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका और लास्ट में साउथ अमेरिका। तो वो पूछा गया था जो क्वेश्चन, वो 4 5 और इनके बीच में ही पूछा गया था। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप उससे बड़ा, अंटार्कटिका उससे भी बड़ा, और दक्षिण अमेरिका फिर ऊपर, इस तरीके से है। फिर बात करते हैं 107 की, एक फैक्ट है। ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज नून एट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST मेरिडियन, अनदर प्लेस इज हैविंग सनराइज एट 6 o'clock। तो एक जगह पे दोपहर होती है, एक जगह पे सनराइज होता है 6 o'clock पे। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियन द प्लेस इज लोकेटेड, तो किस मेरिडियन पे ऐसी जगह लोकेटेड है, तो 7 डिग्री 30 मिनट बोलेंगे शायद। तो इस पे हमारा ये मतलब 7:30 बोले या फिर 7:30 बोले, 7 and 30 बोले, जिस भी तरह से याद रखें ना। तो इस जगह पे क्या होगा कि एक जगह पे नून है तो दूसरी जगह पे 6 o'clock सनराइज हो रहा है, बस इसको याद रखेंगे, इस नंबर को याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम मेरिडियन, तो कौन सी इसमें से बात कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, तो 0 डिग्री और लॉन्गिट्यूड में याद रखेंगे, बाकी ये कोई भी नहीं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। फिर बात करते हैं कैपिटल्स की बीच, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट होल्डिंग एन एरिया, यहाँ गायब कर दिया बीच में से, छोटे गणराज्य का जिसका एरिया 21 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सबसे छोटा सिटी तो कंट्री तो पता है वेटिकन सिटी है, बहुत से लोगों ने सुना भी हुआ है इसको। बाकी इसका आंसर नौरू है, मतलब ये गणराज्य की बात करी है, गणराज्य पता नहीं क्या होता, तो 21 किलोमीटर स्क्वायर की अगर बात करें तो नौरू है। आंसर में देख लेते हैं, यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी यह दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, ये पहली बात, ठीक है। वेटिकन सिटी ये सिर्फ 4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में, बस इस देश की जनसंख्या 840 है मात्र, इसके बावजूद इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ईसाई समुदाय के प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक चर्च होने और धर्मगुरु पोप की वजह से ये देश पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मेन जो बात करी है वो इसी की कर रहे हैं, यहाँ के गिरजाघर, मकबरे, संग्रहालय इत्यादि आकर्षण का केंद्र है। परंतु प्रश्न में क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमीटर दिया गया, जो वेटिकन सिटी का नहीं बल्कि नाउरू या नाउरू का है। तो प्रश्न में सबसे छोटा गणराज्य दिया गया है, तो वैसे तो वेटिकन सिटी है, बट क्योंकि 21 किलोमीटर स्क्वायर दिया था, इसकी वजह से इसका आंसर जो मैच करता है वो नाउरू से मैच करता है। ये तो ये आ गया। आगे बढ़ते हैं 112 पे, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, गिरते हुए क्रम में। और जियोग्राफिकल एरिया की अगर बात करें तो ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका था, फिर से ऐसा 2012 में आया है यूकेपीएससी AGS में, तो पता सातों ऊपर से क्रम पता होने चाहिए। तो इसमें अगर बात करें, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये रिपीट है, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये क्वेश्चन 2007 में आया था UPPSC में, और उसी को उन्होंने 2012 में UKPSC में पूछ दिया। फिर बात करते हैं कि मैच द लिस्ट करेक्ट आंसर, तो ये कंट्री है, ये कैपिटल है। तो गोवाना जो है वो जॉर्ज टाउन उसका कैपिटल है। ब्राज़ील का हमारा ब्राज़ीलिया है। कोलंबिया का इधर नीचे था, वेनेजुएला का कारकस है, ये लिखे हुए हैं। तो ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, गोवाना का जॉर्ज टाउन, कोलंबिया का बोगाटो और वेनेजुएला का कारकस, तो ये मैच कर देंगे। फिर आता है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल अकीला एंड स्टेट विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो एल अकीला के बारे में था कि ये इनमें से क्या क्या सही है, कि इट इज़ अ फेमस कैसल इन रोमानिया, फेमस कैसल इन स्पेस, फेमस कैसल इन फ्रांस। तो एक इटली में जगह है, या फेमस कैसल है जो भी बोलो, इटली में है ये, एल अकीला इस इटली में स्थित है। फिर बात करते हैं इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज यूरुमकी, ये जो जगह है अजीब से नाम की, तो ये कहाँ स्थित है, यूरुमकी जो है वो कहाँ, चाइना में स्थित है, तो ये पूछ दिया था।
जिसे तिहुआ तिहुआ या दिहुआ नाम से भी जाना जाता है, यूरुमकी। फिर बात करते हैं विच सेस्मिक वेव कवर्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एंड मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। सबसे ज़्यादा वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव भी है कौन सी सेस्मिक वेव। तो अलग अलग तरीके की वेव, मतलब उनको नाम दिया गया, अलग अलग वेव्स को नाम कैटेगराइज कर दिया गया। उसमें से सबसे ज़्यादा वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव होती है वो होती है एल वेव। तो ये याद रखेंगे। फिर आते हैं 118 पे, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज लोकेटेड इन। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन एक जगह है, उसका नाम है मतलब फॉरेस्ट माउंटेन ब्लैक, तो जर्मनी में स्थित है ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। और उसी तरीके से वाइट माउंटेन्स जगह है, तो वो कहाँ स्थित है, तो वाइट माउंटेन्स यूएसए में स्थित है। फिर बात करते हैं नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर दैट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इतनी, तो किस एटमॉस्फेरिक लेयर के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो पढ़ते हैं। दिस लेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 440 किलोमीटर, 440 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड होती है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज ड्रामेटिकली रीचिंग अप टू, तो 1480 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है इस लेयर में, इतना हाई। और दिस इज ड्यू द फैक्ट दैट द गैस मॉलिक्यूल्स इन द लेयर एब्जॉर्ब द एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो इसके अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल है वो एक्सरेज और यूवी रेज को जो सन से निकल रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर जाता है। और इट प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम मीटियोर्स एंड सैटेलाइट एज इट्स, यह गायब करती है क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो जब गिरता है मलबा उससे निकलता है तो वो छोटे छोटे टुकड़े होते होते बहुत छोटा बच जाता है, उसके टेम्परेचर से पूरा बेकार हो जाता है, फट जाता है। तो ये मीटियोर्स और सैटेलाइट से भी अर्थ को बचाता है ये लेयर। तो ये बात कर रहे हैं, तो ये कौन से, तो थर्मोस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्मो वर्ड जो है वो हमेशा हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर नहीं, थर्मोस्फेयर वो है, ठीक है। तो ये बाकी तीन भी पता होनी चाहिए। और आयनोस्फेयर क्या है, जो 80 से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे है। फिर आते हैं 121 पे, देर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, इट इज़ बिकॉज। तो ये सबको पता होना चाहिए, पता भी होगा कि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये किसकी वजह से है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंपेरेटिवली स्मॉल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पुल जो मून का है वो बहुत छोटा है। मतलब अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है, ये अर्थ है, मान लिया इस पे ये एटमॉस्फेयर है, क्योंकि अर्थ का कुछ ग्रेविटेशनल पुल जो भी एटमॉस्फेयर जिस चीज़ से बना है उसको अपनी तरफ खींच के रख रहा है। तो क्योंकि अर्थ का साइज़ बड़ा है, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है। अगर मून की बात करें, ये मून है, अब मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है, तो इसके आसपास कुछ भी एटमॉस्फेयर होने के लिए इतना ग्रेविटेशनल पुल है ही नहीं, तो इस वजह से उसका कोई है ही नहीं एटमॉस्फेयर मून का। 124 द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो नील नदी सबको पता है वो कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी की कुल लंबाई इतनी है 6437 किलोमीटर, और इसकी 6690 किलोमीटर है। जबकि अमेजन के आसपास बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट और सब कुछ है। फिर आता है जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो जेट एयरक्राफ्ट जो हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे आसानी से मतलब स्मूथली चलते हैं। तो किस वजह से, देयर आर नो क्लाउड्स। एक तो ये चीज़ है कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी क्लाउड नहीं है, और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, देयर इज नो वर्टिकल विंड इन द लोअर और स्ट्रेटोस्फेयर। तो कोई भी वर्टिकल विंड भी नहीं है, तो इसकी वजह से कोई क्लाउड नहीं है, कोई वाटर वेपर नहीं है, कोई वर्टिकल विंड नहीं है। तो जेट एयरक्राफ्ट लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। फिर आते हैं 125 पे, फिर आते हैं पहले 123 देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी है, CO2 कितनी है, तो 0.03% ही है। और नाइट्रोजन 78% के अराउंड है, सबको पता है। ऑक्सीजन 20% के अराउंड है। तो लगभग हमारा मेन जो दो गैसेज है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हो जाती हैं। उसके बाद फिर छोटे छोटे अमाउंट में आर्गन हो गया 0.93% हो गया, CO2 0.03% हो गया, तो बहुत कम हो गया। फिर आते हैं 125 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट्स आर कोल्ड करेंट्स। तो कोल्ड करंट इनमें से पूछा गया कौन सी कोल्ड करंट है। तो जो ग्रीन वाली है ये कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट और लेब्राडोर करंट, ये कोल्ड करंट्स हैं। और कोल्ड के अपोजिट ही हॉट करंट्स होंगी, तो वो हमारा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट और गल्फ स्ट्रीम में कोल्ड करंट नहीं है। कैलिफोर्निया और लेब्राडोर की धारा मुख्यतः ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा मोजावे व सोनोरन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जबकि उत्तरी प्रशांत सागरी मतलब ये हो गया नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट और गल्फ स्ट्रीम।
क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। तो ये हॉट वाटर करंट हो गई, ये कोल्ड करंट हो गई, कैलिफोर्निया और लेब्राडोर और नॉर्थ पैसिफिक रिफ्ट और गल्फ हॉट हो गई।